में हम चल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सुभान वो बच्चे ना तुम्हें उठा के ना ले जाएं, तुम मुझे बता रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं सर नहीं हूँ। सुभान ने खुद नहीं जमा कराई फीस। अच्छा ये सर अपना मुझे बता रहे सर वो नीचे सर मैसेज आप आना समझे शुरू हो गए नहीं हैं सर। उन सर लोगों के आप सर। समझे नहीं, ये अपना बताना चाह रहा था। अच्छा सर जिन्होंने नहीं दी वो खुद बोलना शुरू हो गए हैं सर, देख लें। हाय नजर हाय, तुमने भी नहीं दी। खुदा के बंदो जमा करा दो कुछ, हमारा अकाउंट जमाओ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इसका जो है ना आगे का एप्लीकेशंस ऑफ। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, हमने हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ नहीं किया था। आई नो दैट, सर्कुलर पाथ खत्म होगा तो वो करेंगे ना। तो आई शुड क्लियर दैट कि सर्कुलर पाथ का मतलब सिर्फ उस पाथ की स्टडी नहीं है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन की स्टडी भी है, ठीक है कुमार। ठीक है सर। या भी वही चल रहे हैं, उस सर्कुलर पाथ खत्म होगा तो फिर आगे जाएंगे ना। सर्कुलर applications of circular path of moving charge in magnetic field. Applications of circular path of moving charge in magnetic field. ये हमने कर, तो चलें जी बच्चों, applications of circular path of moving charge in magnetic field। तो बच्चों ये फिर इस तरह से होगा कि बात ये है जो आपने बात समझनी है, ये हम यूज करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। कुमैल ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस पे आते हैं। तो इसमें जो हम हेडिंग लिखेंगे वो ये है कि, या इसका लिखते हैं कि क्या करते हैं इसमें हम, तो हम लिखेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स taken are taken into a region, charged particles are taken into a region of uniform, into a region of uniform magnetic field. Charged particles are taken into a region of uniform magnetic field. Deflection, called deflection chamber in a mass spectrometer, called deflection chamber in a mass spectrometer, and their deflected path is used, for their identification, हाँ जी रियान, समझ आ गई बात कि चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, एक रीजन होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें ले जाएंगे, उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन चैम्बर। और फिर उनका जो पाथ होगा डिफ्लेक्शन का, उसके थ्रू हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब एक चीज आपने लिखनी है कि पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। पॉसिबल प्रॉब्लम्स इन अ mass
स्पेक्ट्रोमीटर। बच्चों, इन पॉसिबल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फर्ज करें आप एक मशीन ले आते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं बंदों को, ठीक है। उसके ऊपर नजर लगाते हैं थंब। जब नजर थंब लगाते हैं तो वो मशीन नंबर देती है, फर्ज करो 7। जब उसके ऊपर मैं थंब लगाता हूं तो भी वो मशीन नंबर देती है 7। तो मुझे बताओ उस मशीन का रिजल्ट रिलायबल होगा या सर नहीं होगा ना। नहीं होगा? बेटा, अगर आपकी मशीन मल्टीपल इंडिविजुअल्स के साथ सेम रिजल्ट देगी या सेम इंडिविजुअल के साथ हर बार डिफरेंट रिजल्ट देगी तो वो मशीन आइडेंटिफिकेशन में यूज नहीं हो सकती। रियान, अगर आप एक मशीन यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और वो मल्टीपल इंडिविजुअल्स के साथ सेम रिजल्ट दे या सेम इंडिविजुअल के साथ मल्टीपल रिजल्ट्स दे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार थंब लगाता हूं वो कहती है, अगली बार थंब लगाता हूं वो कहती है सुभान मुनीर, तो ये तो रिलायबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह सुभान थंब लगाता है वो कहती है फारूक अब्दुल्ला, रियान थंब लगाता है वो कहती है फारूक अब्दुल्ला, तो इसका मतलब है वो मशीन भी रिलायबल नहीं है। तो एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर में प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं? प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या आ सकता है? बेटा, पहला प्रॉब्लम आ सकता है कि इफ मल्टीपल if multiple moving charges deflect on same path, or so if multiple moving charges deflect on a single charge particle, or if a single charged particle deflects on multiple paths, then the results of the हाँ जी रियान, दो मसले क्या हो सकते हैं जल्दी से बताओ। what are the two possible problems? जल्दी से। सर अगर दो चार्ज पार्टिकल एक ही पाथ पे डिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर एक चार्ज पार्टिकल एक बार इलेक्ट्रॉन का कोई और पाथ हो, अगली बार कोई और पाथ हो, अगली बार कोई और पाथ हो, तो ये दो मसले हो सकते हैं। तो रिजल्ट्स ऑफ द सर तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज वैसे बेटा वो हम समझाएंगे, बेटा बात सुनो, वो हम समझाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ गया? ठीक। डिबेट के मोड में ना जाया करो। जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ गया तो फिर खामोश, फिर अगली बात सुना करो। अगर कोई बात समझ नहीं आई उसमें से पूछो, टीचर ना बना करो। अच्छा, if a single charge particle deflects on multiple paths, then the results of the mass spectrometer will not be reliable. तो फिर रिजल्ट्स जो है वो रिलायबल नहीं होंगे। Then the results of the mass spectrometer will not be। सर ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर का मकसद क्या होता है? बेटा इसका मकसद होता है कि आपके पास एक फर्ज करो चार्ज पार्टिकल की बीम है। फर्ज करो हम यूं करते हैं कि एक सैंपल है वैक्स का, फर्ज करो उसको हम मेल्ट करके वेपोराइज करके आयनाइज करके उसके अंदर ले जाते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। हमें वो बताएगा कौन कौन से आयन्स हैं। हम किसी भी चीज को मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हीट करके पहले उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको वेपोराइज करते हैं, फिर वेपर्स को आयन्स में कन्वर्ट करते हैं। जब वेपर्स आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आयन्स कौन कौन से हैं। ये चीजों का स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है भाई, नजर? यस सर। अच्छा, अब the mass spectrometer will not be reliable। तो for reliable results, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स रिलायबल हों तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा?
फॉर रिलायबल रिजल्ट्स आपको दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी, वो मैं बताता हूँ। फॉर रिलायबल रिजल्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर रिलायबल रिजल्ट्स दे, तो उसके लिए आपको दो चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी। फॉर रिलायबल रिजल्ट्स, पहली चीज, a single charged particle must always have same unique path of deflection। ठीक है नजर? और दूसरी बात, हाँ जी सर। और दूसरी बात, different charge particles, different charge, यानी कि हर एक का अपना अपना डिफ्लेक्शन का पाथ, कहीं पे रिजल्ट्स को इंसाइड ना करें। ना ये हो कि एक पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जाए, ना ये हो कि डिफरेंट पार्टिकल सेम पाथ पे जाए। आसान जबान में, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स must not deflect on same path। अब नजर, इसका आइडिया समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। एग्जांपल ये है कि आप एक इलेक्ट्रॉन बीम को लेके आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और होता ये है, ये देखो, आपके पास एक रीजन है, यू हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये अब हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर का आइडिया समझ रहे हैं कि वर्किंग कैसे होती है। यू हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आपके पास एक रीजन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? उसकी डायरेक्शन है बेटा जी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सो यू हैव अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म magnetic field that is directed into the plane of paper। ये है जी कहानी। अब ये होता है कि इधर से हम लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बताओ, रियान आप बताओ, इस इलेक्ट्रॉन बीम पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी? जल्दी से बताओ। ये इंटू जा रहा है तो डाउनवर्ड। इस इलेक्ट्रॉन बीम पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी इट विल बी डाउनवर्ड्स, यानी कि डिफ्लेक्ट किस तरफ करेगी? डाउनवर्ड्स करेगी। अब होता यह है कि अब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये 90 डिग्रीज पे आ रही है, तो जाएगी भी सर्कुलर पाथ में। अब ये होता है कि एक पाथ की जगह इसमें बन जाते हैं तीन पाथ। दूसरा पाथ और ये तीसरा पाथ। ये देखो, ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2, चलें पाथ 3, और 4 पाथ बन जाते हैं। चौथा भी बना दो, पाथ 4। भाई कुमैल ये बताओ कि जितनी हमने अभी तक डिस्कशन की है उसके हिसाब से अगर हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इस अरेंजमेंट को पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो क्या इसके रिजल्ट्स रिलायबल होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं होंगे, वजह बताओ। सर क्योंकि एक ही चार्ज पार्टिकल की इतने ज्यादा पाथ्स बन रहे हैं, जबकि एक ही पाथ बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि मसला ये आ रहा है कि एक जो चार्ज पार्टिकल है, एक ही जो चार्ज पार्टिकल है उसके बन रहे मल्टीपल पाथ्स। अब क्योंकि उसके बन रहे मल्टीपल पाथ्स, तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से ये होगा कि ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं रहेंगे।
अब इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट रिलायबल फॉर अस। अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात ये है कि इसके मल्टीपल पाथ बन क्यों रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इस पाथ का जो रेडियस है, लेट्स सपोज हम इनके रेडियस को मार्क करते जाते हैं। इस पहले वाले पाथ का रेडियस है R1, इस वाले पाथ का रेडियस है R2, इस वाले पाथ का रेडियस है R3 और इस वाले पाथ का रेडियस है R4। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जी 4 पाथ हैं और 4 रेडियस हैं। अब हमने एक्सप्लोर ये करना है कि ये मल्टीपल जो पाथ बन रहे हैं या जो मल्टीपल रेडियस बन रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और जो भी उसकी वजह है उसको कंट्रोल करेंगे। कुमैल मेरी बात सुनो, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनके 4 डिफरेंट पाथ्स बन रहे हैं। तो हमने अब ये इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड नॉट गो एट मल्टीपल पाथ्स। इफ दे आर मूविंग ऑन मल्टीपल पाथ्स तो वी हैव टू एलिमिनेट द रीजन फॉर मल्टीपल पाथ्स। कुमैल क्लियर? क्लियर सर। अब पहले तो हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता है बेटा डिफ्लेक्शन पाथ का जो रेडियस होता है, ये फार्मूला हमने कल सीखा था। अब नजर तुम इस फार्मूला को रट्टा मारोगे। रेडियस ऑफ, ये आवाज बंद कर लो, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्टेड पाथ, radius of deflected path R will be equal to mv over bq। कुमैल भाई ठीक हो गया? जी सर। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्टेड पाथ इज इक्वल टू mv ओवर bq। ये R का हो गया फार्मूला। यानी कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ गए, मैस आ गई, स्पीड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, चार्ज आ गया। पहला सवाल, क्या एक इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर, सुभान आप बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का मैस आपस में डिफरेंट हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन हैवी हो एक लाइट हो? यस और नो? बिल्कुल नहीं सर। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है m जो है, लिखो मैस m ऑफ, ये इस तरह हम लिखते जाएंगे, मैस m ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दी। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी मल्टीपल पाथ्स बनेंगे ना, आप इसी तरह रीजंस को डिस्कस करेंगे। आपके काफी क्वेश्चंस होंगे जिसमें एग्जामिनर कहेगा ये सेम ये सेम ये सेम, तो आप कहोगे अच्छा ये सेम है फिर ये रीजन नहीं है। कुमैल ये इसी तरह, इसको आप क्रिटिकली इसी तरह सोचेंगे। तो मैस m ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉन बीम्स, इन एन इलेक्ट्रॉन बीम will be same. Mass m of all the electrons in the electron beam will be same. So m is constant. M is not the reason for, m is not the reason for multiple paths। बेटा मल्टीपल पाथ्स की यहाँ पे जो रीजन है वो m नहीं है। बेटा क्लियर ये बात कुमैल? जी सर। तो मल्टीपल पाथ्स की जो रीजन है वो कम से कम m नहीं है। ये पहली बात हो गई। अगली बात पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट v? v की क्या बात है? v सेम है या डिफरेंट है? बेटा नहीं, v नहीं, पहले q पे आते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चार्ज, सब इलेक्ट्रॉन्स, charge on an electron is equal to elementary charge is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs। तो नजर तुम बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चार्ज वेरी कर सकता है? यस और नो? नो सर, ये कांस्टेंट होता इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चार्ज वेरी बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स in the electron beam will have same charge। बच्चों क्लियर? All the electrons in the electron beam will have same charge। So Q is not
reason for multiple paths. रियान, सब इलेक्ट्रॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड से गुजार रहे हैं या डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है? सेम। यानी कि M इज नॉट रीजन, Q इज नॉट रीजन। M भी रीजन नहीं है, Q भी रीजन नहीं है। रियान, M क्यों नहीं है रीजन? सर मैथ तो सेम है ना सब इलेक्ट्रॉन्स का। चार्ज क्यों नहीं है रीजन? चार्ज भी सेम है। तो बाकी जो रह गई हैं बातें उस पे आते हैं। अब आते हैं जी आपका सर क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, इसकी स्पीड होगी। हाँ, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are passing all the electrons are passing through same magnetic field। तो B भी क्या हो जाएगा फिर? B भी कांस्टेंट। पीछे क्या रह गया फिर? आखिरी फैक्टर क्या रह गया फिर? स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम बी क्यू है कांस्टेंट, तो ये जो मल्टीपल पाथ बन रहे हैं इसकी वजह स्पीड है। और हर वक्त प्रॉब्लम किसकी वजह से होगा? स्पीड की वजह से होगा। और यही बात हमने समझानी है। अगर हमें रिलायबल रिजल्ट्स चाहिए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो ये बात हमने लिखनी है। तो अब जो बात लिखनी है वो ये है कि सिंस सब इलेक्ट्रॉन्स का m सेम, सबका सेम b, सबका सेम q कांस्टेंट, तो फिर hence r will depend on v। the electrons in the electron beam have, रियान व्हाट डू यू थिंक, कितनी स्पीड्स हैं भाई इलेक्ट्रॉन बीम में? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी? और 4 हैं, क्योंकि 4 पाथ्स हैं तो 4 स्पीड्स हैं। तो द इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस केस में वैसे सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। 4 पाथ्स का मतलब 4 रेडियाई और 4 रेडियाई का मतलब 4 स्पीड्स। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन बीम हैव 4 different speeds, क्योंकि उनकी हैं 4 डिफरेंट स्पीड्स, इसीलिए दैट्स वाई। सर जो एंड में बच जाएगा वो में चेंज होगा। हाँ, लेकिन यहाँ बचेगा वी ही, कोई और। अब तो हमें समझ आ गई ना कि वी मेन फैक्टर है, तो मेन फैक्टर वी ही होता है। देखो पहले ही बता देते। एक सेकंड, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। फिर आपको पेपर में वो ऐसे सीधा तो नहीं पूछ लेगा ना। पेपर में वो आपसे इसी तरह पूछेगा जैसे मैंने समझाया था। तो सुभान सीधा बताता तो फिर आपसे पेपर में वो सवाल जो पूछता ना उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन होती बेटा, फिर नवंबर में दोबारा बैठना था। अच्छा, अब बात यह है कि 4 डिफरेंट स्पीड्स हैं, इसलिए 4 डिफरेंट पाथ बन रहे हैं। और मेरी बात सुनो, कोई भी आइसोटोप के आयन्स हूं उसके अंदर मैस हमेशा सेम होता है, ठीक है। और जो चार्ज होता है, मतलब जो बच जाएगा वही फैक्टर होगा। बस आपकी बात सही है, इसी तरह ही चलना है। लेकिन कम से कम यहां पे स्पीड की बात होगी। तो 4 different speeds, that's why there are 4 different paths। अब मेरी बात सुनो, हम यूं चलते हैं। फर्ज करें जी इस पाथ के ऊपर जो स्पीड थी वो v1 थी, इसके ऊपर स्पीड थी v2, इसके ऊपर स्पीड थी v3, इसके ऊपर स्पीड थी v4। रियान, v1 v2 v3 v4 में से सबसे बड़ी स्पीड कौन सी थी? V4। क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि v4 is greater than v3 is greater than v2 is greater than v1, और इसी तरह फिर r4 is greater than r3 is greater than r2 is greater than r1। कुमैल, अब इस सारी बात का कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमें रिलायबल रिजल्ट्स मिले तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं सबकी स्पीड सेम हो। यस और नो? कि if the
moving if the moving charged particles if the moving charged particles are taken if the moving charged particles are taken into a uniform magnetic field. नोशी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, अभी बातें ना करो. अच्छा, if the moving charged particles are taken into a uniform magnetic field with a range of speeds if the moving charged particles are taken into a uniform magnetic field with a range of speeds, then one charged particle can have multiple deflected paths and है कुमैल, अगर रेंज ऑफ स्पीड्स होगी तो क्या हो जाएगा, एक ही चार्ज पार्टिकल को जो है उसके कितने सारे ज्यादा सारे पाथ्स बन जाएंगे. जैसे अभी हमने देखा कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम थी तो देखो रिजल्ट तो रिलायबल तब होगा अगर सब इलेक्ट्रॉन सिंगल पाथ बने, या जब भी हम इलेक्ट्रॉन लेके आए वही वाला पाथ बने. अब अगर इलेक्ट्रॉन का कभी कौन सा पाथ बन जाए, कभी कौन सा पाथ बन जाए, या अगर इलेक्ट्रॉन के सिमल्टेनियसली 4 पाथ्स बन गए तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो one charge particle can have multiple deflected paths, और दूसरा मसला जो आएगा वो ये होगा कि multiple different charged particles may have same deflected path. तो कुमैल फिर इस तरह से इसका जो रिजल्ट होगा वो रिलायबल हो गया या अनरिलायबल हो गया? इस तरह अनरिलायबल हो गया. Hence the results will be अनरिलायबल. इस तरह जो रिजल्ट मिलेगा वो अनरिलायबल होगा. अब हम आते हैं अगली बात पे. अगर आपको चाहिए रिलायबल रिजल्ट, उसका क्या मेथड होगा? अगर आपको चाहिए रिलायबल रिजल्ट, फॉर reliable results in a mass Sir, multiple different charged particles may have same deflection या deflected path. मैंने बोला डिफ्लेक्टेड पाथ ही था, लिखना भूल गया था. अच्छा, may have same deflected path, तो ये दोनों मसले हो गए ना. अब फॉर रिलायबल रिजल्ट्स इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, अगर हमें रिलायबल रिजल्ट्स चाहिए उसका क्या मेथड होगा? फॉर रिलायबल रिजल्ट्स इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर जो बात है वो ये है कि पहली बात पहले लिखते हैं, all the charge particles, all the moving charges, all the moving charges entering the deflection chamber. Now what is a deflection chamber? Region of uniform magnetic field
सो हमने क्या लिखा? So for reliable results in a mass spectrometer, all the moving charges entering the deflection chamber region of uniform magnetic field must have same single speed. ये बात अचीव हो गई तो काम हो गया। हाँ भाई, क्लियर यहां तक बात रियान? यस सर। सिंगल स्पीड होगी तो रिजल्ट रिलायबल होंगे, अगर सिंगल स्पीड नहीं होगी तो रिजल्ट रिलायबल नहीं होंगे। तो ये अब डिपेंड करता है कि सिंगल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, क्या कहानी है। तो अब सिंगल स्पीड होगी तो रिलायबल रिजल्ट मिलेगा, वरना रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुमैल कॉपी हो गया यहां तक? जी सर, कॉपी हो गया। तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये हम करना क्या चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें वर्किंग होती किस तरह से, उसकी पूरी ड्राइंग किस तरह से। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो ये नहीं कहता कि ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट है, वो उसका कॉन्सेप्ट बस एग्जाम में देता है। वो कहता है अच्छा बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है तो ये हो रहा है, तो उसका आपको पूरा एक आइडिया होना चाहिए। कुमैल यहाँ तक बात क्लियर? हम देख रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम उससे जो रिफ्लेक्शन होती है उससे हम क्या चार्जेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम यही करते हैं कि मूविंग चार्जेस को हम लेके जाते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे उनका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के जो रेडियाई होते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये वाला है, ये वाला है। लेकिन रिजल्ट रिलायबल सिर्फ तब होगा अगर सब के सब चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनकी स्पीड सेम होगी। अब बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला चैम्बर होता है, लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये है जी हमारी बात। सबसे पहले बच्चों जो पहला चैम्बर होगा जिसकी हमने डिस्कशन करनी है, जो स्टार्टिंग चैम्बर होगा, दैट वुड बी, स्टार्ट हम करेंगे तो सबसे पहला चैम्बर होगा उसको हम कहेंगे, थोड़ी छोटी ड्राइंग बनाते हैं ताकि पूरी भी आ जाए। सबसे पहले होगा वेपोराइजेशन चैम्बर, वेपोराइज करेंगे, इसको कहते हैं जी वेपोराइजेशन चैम्बर, या आप सिर्फ वेपोराइजेशन भी लिख दें तो इट विल वर्क। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल होता है, सैंपल किस चीज़ को कह रहे हैं, जिसको आइडेंटिफाई करना है। जो चीज़ हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पहचाननी है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है, चीज़ों का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। सैंपल को यहाँ पे हम हीट करेंगे। ये सैंपल कोई क्लॉथ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसका आप स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप जब इस सैंपल को हीट करेंगे तो इस सैंपल के बनेंगे वेपर्स। फिर वो वेपर्स जो हैं वो आगे जाएंगे। उसके बाद जो अगला यहाँ पे चैम्बर होगा इसका, इस वाले चैम्बर को हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर। अब वेपोराइजेशन वाला जो चैम्बर है वहां से, ये पूरे सर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हो रहा है? जी बिल्कुल बेटा, यहां पे आपको मिलेंगे वेपर्स, और ये वेपर्स जब यहां पे होंगे तो इन वेपर्स पे आप इस वाले पार्ट में करेंगे, ये जो वेपर्स हैं यहाँ पे, इनके ऊपर आपने करना है ऊपर से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स होंगी ऊपर से, और वो इसके ऊपर करेंगे इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। तो वेपर्स के ऊपर आप करेंगे इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से वो आयंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। तो भाई कुमैल, पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर में हम जो भी सैंपल रखेंगे उसको हीट अप करके, उसको हीट करके हम क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो वेपर्स हम ले जाएंगे आयोनाइजेशन चैम्बर में, वहां पे उन पे करेंगे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट, वहां से फिर हमें मिलेंगे पॉजिटिव आयंस।
यहां से आगे फिर हमें मिलेंगे पॉजिटिव आयंस जिनको हम करेंगे एक्सेलरेट। ये है एक्सेलरेटिंग ट्यूब। ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेटिंग ट्यूब। ये एक्सेलरेटिंग ट्यूब क्या करेगी? आयंस को, जो आपको आयंस मिलेंगे उनको एक्सेलरेट करेगी। तो यहां पे ये होगा कि पॉजिटिव आयंस, एक्सेलरेशन किसके थ्रू होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस applied to speed up the ions। कुमैल ये 3 पार्ट्स बताओ जरा। पहले 3 पार्ट्स क्या थे? कि सबसे पहले हमने क्या किया? वेपोराइज किया। बताते जाओ। सबसे पहले वेपराइज किया, उसके बाद उन वेपर्स को हमने आयोनाइज किया बम्बार्डमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की, फिर उसको एक्सेलरेट करवाया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हाँ, फिर ये अब आयंस करेंगे एक्सेलरेट। अब इस बॉम्बार्डमेंट क्या होता चैप्टर है में, सर? जी बेटा, बॉम्बार्डमेंट क्या होता है सर? बेटा बम्बार्डमेंट, बॉम्बिंग, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। बेटा इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट की है। जी बेटा, बॉम्बार्डमेंट का क्या मतलब सर? वो इलेक्ट्रॉन मार रहे हैं यार उनको, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा ठीक है सर। अच्छा बात सुनो, अब तुम्हें समझ आ गई थी। अब इसका मतलब किसको भला नहीं आता? खुदा की अच्छा, अब कसम नहीं समझ सर। अल्लाह ही रहम करे फिर तुम्हारे ऊपर। ये जो आखिर में हमें मिलेगा, इसके हमें आखिर में जो मिलेगा वो होगा, इस ट्यूब के आखिर पे जो मिलेगा, आपको जो आयंस मिलेंगे उनकी सिंगल स्पीड नहीं होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको जो आयंस मिलेंगे यहां से आगे वो होंगे आयंस with a range of speeds। इतने प्रोसेसेस के बाद जो हमें आयंस मिल रहे हैं वो है विद अ रेंज ऑफ स्पीड्स। तो कुमैल, आर दे सुटेबल टू बी टेकन इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दे आर नॉट सुटेबल? दे आर नॉट सूटेबल। सो प्रॉब्लम क्या आ रहा है रियान? देखो, जो आपको आयंस मिल रहे हैं ना, वो आयंस हैं जिनकी सिंगल स्पीड नहीं है, रेंज ऑफ स्पीड है। तो अब आपने क्या करना है? यहां से आगे, अब आप यहां से आगे करना है। यहां पे एक चैम्बर होगा जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। चैम्बर, उसमें यहां पे एक होल होगा। उसके बाद आखिरी जो चैम्बर होगा जो आखिरी चैम्बर होगा वो होगा डिफ्लेक्शन चैम्बर। अब वेलोसिटी सिलेक्शन वाले चैम्बर का क्या काम है? वो क्या करेगा? वो इन आयंस में से इंश्योर करेगा कि डिफ्लेक्शन चैम्बर में सिर्फ यहां से आगे जो आयंस हैं उनकी सिंगल स्पीड हो। अ सिंगल स्पीड। और डिफ्लेक्शन चैम्बर होगा क्या? डिफ्लेक्शन चैम्बर इज, you already know that it is, deflection chamber is a uniform, deflection chamber is a region of uniform magnetic field। कुमैल, डिफ्लेक्शन चैम्बर क्या होता है? इट्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे आयंस का डिफ्लेक्शन होगा और हम आयंस को आइडेंटिफाई करेंगे। कुमैल, क्लियर ये बात? जी सर। लेकिन अब ये जो बीच वाली चीज है ये क्या करेगी? इसका क्या काम है? देखो, आपको जो आयंस मिल रहे हैं उनकी है रेंज ऑफ स्पीड, लेकिन आपने आगे क्या करना है? वो वाले आयंस लेके जाने जिनकी सिंगल स्पीड हो। और ये जो चैम्बर होता है इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर। और ये क्या करता है? ये आयंस की जो रेंज ऑफ स्पीड है उसमें से सिर्फ एक स्पीड को आगे जाने देता है। और ये कैसे काम करता है वो हमारे सिलेबस में है। तो वेलोसिटी सिलेक्शन चैम्बर जो है, इसकी जो वर्किंग होती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्शन। और अब आप हेडिंग देंगे मेथड ऑफ वेलोसिटी टाइम हो गया है। यार चुप तो कर जो, ये हम कल पढ़ेंगे बच्चों। मेथड ऑफ वेलोसिटी सिलेक्शन ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसकी समझ होनी चाहिए। नजर यहां से अभी आगे नहीं पढ़ रहे। अच्छा, कल का हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ वेलोसिटी सिलेक्शन। तो कुमैल, वेलोसिटी सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ?
कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी रेंज ऑफ स्पीड है, उसमें से हमने सिर्फ एक स्पीड को सीधा जाने देना है। कुमैल, यही मतलब इसका?